साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो है वो आपकी आंसर की आ गई है। आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर हम एक पोल क्रिएट कर देंगे। उस पोल में आप बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको आपकी कट ऑफ बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन के बारे में आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, टुडे सेशन की बात करें तो जो पिछली बार हमने करंट अफेयर आपको कराई थी, उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आज आपको पता चलेगा कि 3 से 4 दिन पहले की करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको पूरी फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद स्टैटिक जी की, जैसा कि आपको पता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, उसमें तो स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करेगी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि लास्ट टाइम हमने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछले प्रश्नों का। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हर वर्ष भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 10 अगस्त, 12 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 7 अगस्त? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि 7 अगस्त को अब हर वर्ष विश्व भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खेल मंत्रालय पूरे देश में फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का आयोजन कब से करेगा? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि 13 अगस्त को भारत ने पूरे देश में फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 को आयोजित किया था, जिसमें एक जो है दौड़ आयोजित कराई गई थी पूरे देश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए मैं हूं प्रकृति रक्षक अभियान का आयोजन किस जिले में किया गया है अभी? तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर छिंदवाड़ा? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि जबलपुर जिले में मैं हूं प्रकृति रक्षक अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन के प्रश्न हो गए। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 18 अगस्त 2021 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तराखंड? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि राजस्थान की पुलिस को अभी हाल ही में पुलिस राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और राज्य के 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुलिस पदक की घोषणा की गई है। तो राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। देखिए कौन है वो लोग? तो अतिरिक्त महानिदेशक अशोक कुमार राठौर और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात कर लेते हैं तो कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न बनेंगे। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर यहाँ की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का लेटेस्ट शहर भी आपका जयपुर ही है। उसके बाद सीएम की बात कर लेते हैं तो अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर सीएम है। उसके बाद राज्यपाल की बात करते हैं तो कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के राज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सर, इसका अभ्यारण्य जो है वो आपका राजस्थान में ही स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल क्या है? अब इनके बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं तो वो भी जानकारी हम आपको देंगे। 1996, 1998, 99, 1999, 2004 या फिर उपरोक्त सभी? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों कार्यकाल जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल है। देखिए इनके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 16 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हों, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 दे रहे हों या फिर एमपीपीएससी 2021 दे रहे हों। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री वाजपेयी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 जनादेश के साथ में भारत के प्रधानमंत्री बने। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री जो बने थे वो
जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और अब श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर शामिल हो गए हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। और आज का आपका प्रश्न यही है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रग रग में गंगा का सीजन 2 किसने लॉन्च किया है? ये एक बहुत भव्य यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, रग रग में गंगा, गंगा की सफाई के लिए। तो अभी हाल ही में सीजन 2 को किसने लॉन्च किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग सिंह ठाकुर, निर्मला सीतारमण या फिर ए और बी दोनों? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि ए और बी दोनों, गजेंद्र सिंह शेखावत और अनुराग सिंह ठाकुर दोनों लोगों के द्वारा यहाँ पर रग रग में गंगा का सीजन 2 आयोजित किया गया है। देखिए, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से 16 अगस्त 2021 को लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा के दूसरे सत्र का आयोजन यहाँ पर किया है, लॉन्च कर दिया है। इसका पहला एपिसोड 21 अगस्त को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। अब इसका पहला जो एपिसोड है ना, वो आपको 21 अगस्त को दूरदर्शन पर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुए हैं गंगा सफाई अभियान में, क्या क्या यहाँ पर मतलब कि चीज़ें इनिशिएट लॉन्च की गई गंगा सफाई अभियान के लिए, वो आप दूरदर्शन पर देख सकते हैं 21 अगस्त को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में इस पवित्र नदी के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। ठीक है, तो बहुत पवित्र नदी है लेकिन इसको दूषित किया जा रहा है, तो आगे से इसको दूषित ना किया जाए, ये भावना जागृत करना जो है इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। वर्ष 2020 के सबसे स्वच्छ गंगा शहर की अगर हम बात करें तो वाराणसी जो है वो सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। गंगा शहर का मतलब क्या है? गंगा के किनारे बसे हुए शहर, जैसे आपका कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है। तो इन सब जो है जो आपके शहर हैं, इनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वाराणसी जो है वो सबसे स्वच्छ शहर रहा है। एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछ लिया गया था, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कुल कितने हुनर हाटों का आयोजन किया जा रहा है? 74, 75, 76 या फिर 77? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि कुल 75 हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो इसी के जो है उपलक्ष्य में यहाँ पर हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। तो कुल 75 हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा। सर ये हुनर हाट क्या होते हैं? तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 16 अगस्त 2021 को घोषणा की है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। ये मुख्यतः कारीगरों को प्रोत्साहित करने और वोकल से लोकल के संकल्प के साथ अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की प्रमुख पहल है। देश भर में 75 हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। या हुनर हाट के मतलब क्या है? देखिए, जैसे बुनकर वगैरह होते हैं, दरी वगैरह सिलते हैं, ठीक है, तेंदुपत्ते का जो भी उपयोग करके यहाँ पर व्यापार करती हैं महिलाएं, ठीक है, पापड़ वगैरह जो महिलाएं बनाती हैं, तो इन सब के हुनर को विकसित करने के लिए और उन सब के हुनर को लोगों के सामने लाने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। और कुल 7,50,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई गई है अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब वोकल से लोकल का क्या मतलब है? तो लोकल के जितने भी यहाँ पर आपके उद्योग वगैरह होते हैं उनको वोकल के माध्यम से यानी कि जो है नई नई योजनाएं चला करके लोगों के सामने लाने के लिए वोकल से लोकल यहाँ पर शुरू किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है? तो कुछ नई आर्द्र भूमियां यहाँ पर रामसर में, वेटलैंड जो है वो रामसर में शामिल की गई हैं भारत की तरफ से। तो देखिए 3, 4, 5 या फिर 6। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि 4 नई वेटलैंड जो होती हैं उनको जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई हैं अब भारत में वेटलैंड? तो पहले 42 थी, 4 और मिल गई, कुल मिलाकर के 46 वेटलैंड जो है भारत की हो गई हैं। देखिए, तो भारत के 4 अतिरिक्त आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो रामसर सचिवालय कहाँ पर? ईरान में है, वहाँ से मान्यता प्रदान कर दी गई कि 4 और भूमियाँ जो हैं भारत की वो यहाँ पर शामिल कर ली गई हैं। अब ये कौन कौन से हैं याद रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो देखिए, गुजरात के थोल और वाधवाना, तो गुजरात में 2 स्थल हैं, थोल और वाधवाना, इनको शामिल किया गया है। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवास, तो हरियाणा में जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है और जो भिंडवास है, इन दोनों स्थलों को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, हरियाणा का पहला यहाँ पर ऐसा स्थल है जिसे वेटलैंड में शामिल किया गया है। तो सुल्तानपुर ऐसा पहला स्थल है जिसे वेटलैंड में शामिल किया गया है हरियाणा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? अब 46 हो गई है, इससे पहले 42 थी। इन स्थलों से आच्छादित सतही क्षेत्रफल, अब टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया है? तो
18,33,222 हेक्टेयर जो है वो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर के यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के बनाए ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो शहरी महिलाएं हैं, जो शहर में महिलाएं रहती हैं, उनके द्वारा कुछ आर्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किया है? तपस, सोनचिरैया ब्रांड, नीलकंठ परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि सोनचिरैया ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किया गया है शहरी महिलाओं के द्वारा बनाए गए ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, देखिए, तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह, जिन्हें SHG भी कहते हैं, याद रखिएगा SHG भी पूछा जा सकता है, तो शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक सिंगल ब्रांड सोनचिरैया लॉन्च किया है। यह शहरी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यानी कि शहरी महिलाओं के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी उसे इस जो है पोर्टल पर लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर ये न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी इनकी जो है पहुँच हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ई पोर्टल की सहायता से खाता पंजीकरण, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, रीब्रांडिंग आदि के लिए लाइव प्रदर्शन किए जाएंगे। यानी कि किस तरह से इसमें जो है रेट तय करना है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें इस ई पोर्टल के माध्यम से लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं 18 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ पर बनाया गया? हबीबगंज, इंदौर, उज्जैन या फिर ग्वालियर? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि हबीबगंज, जो कि आपका भोपाल जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पहला रेलवे कोचिंग वॉशिंग प्लांट बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश का पहला प्लांट है। इसलिए ये आपके लिए स्टार वाला प्रश्न है, याद रखिएगा, MP पुलिस में पूछा जा सकता है। देखिए, तो भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट यहाँ पर लॉन्च किया है। ट्रेनों की बाहरी सफाई के लिए अब प्रमुख डिपों में स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट लगाए जाएंगे। वो न केवल कोचों के बाहरी हिस्से को अधिक प्रभावी ढंग से कुशलता से साफ करेंगे, बल्कि अपव्यय से बचकर सीधे पानी की आवश्यकता को भी कम करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा? देखिए, अभी तक पानी की बहुत ज़्यादा खपत यहाँ पर हो रही थी, जो भी आपके यहाँ पर रेल के डिब्बे साफ़ किए जा रहे थे या फिर आपके जो है इंजन साफ़ किए जा रहे थे। अब क्या होगा? अब रेत के माध्यम से या फिर अन्य उपकरणों के माध्यम से इनको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पानी का जो अपव्यय हो रहा था, पानी के अपव्यय को भी बचाया जाएगा इन जो है स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट के माध्यम से। अब देखिए, प्रश्न बन सकता है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। ये आपका स्टार वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए, NTPC CBT 2 के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे देखते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर मुरैना? आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि इंदौर में राला मंडल अभ्यारण्य स्थित है, जहां अभी हाल ही में नाइट सफारी शुरू की गई है। देखिए कुछ जानकारी। तो मध्य प्रदेश वन विभाग ने इंदौर में राला मंडल अभ्यारण्य के आरक्षित क्षेत्र में नाइट सफारी की सुविधा की शुरुआत की है। राला मंडल अभ्यारण्य तेंदुआ, लोमड़ी, लकड़बग्घा, नीला बैल, काला हिरण, चीतल, भौंकने वाले हिरण और मोर, शाही और खरगोश आदि का घर है। इतनी सारी जो है जानवर जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, राला मंडल अभ्यारण्य की स्थापना की बात करें, 1989 में राला मंडल अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल इसका 234.55 हेक्टेयर है, ये भी आपको याद रखना है। आपको बता दें, देखिए NTPC का एग्जाम तो लगभग सभी ने दिया होगा, एक तरह का कुंभ मेला था। ठीक है, NTPC, तो NTPC की कट ऑफ की बात करें तो देखिए पेपर बाद में टफ आए हैं, शुरू में सरल आए हैं। तो अगर SC ST OBC की बात करते हैं तो 55 से ऊपर जो भी लोग हैं, 55 से 60 के बीच में, वो लोग CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 60 से ऊपर जनरल के जो भी लोग हैं वो लोग भी अपनी CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। CBT 2 की बात कर लेते हैं, पहले ये आपका वीडियो खत्म करते हैं, फिर आपको हम CBT 2 के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, और क्यों हम ये 55 वाला कट ऑफ बता रहे हैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले वीडियो खत्म कर लेते हैं। देखिए, तो हाल ही में घुड़सवारी खिलाड़ी प्रणय खरे ने बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय इक्वेस्ट्रियन प्रीमियर लीग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर ए, यानी कि स्वर्ण पदक यहाँ पर प्रणय खरे के द्वारा जीता गया है। देखिए कुछ जानकारी।
तो मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी प्रणय खरे ने बेंगलुरु में आयोजित एक लीग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रणय खरे भोपाल के निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रणय खरे को घुड़सवारी में एकलव्य और विक्रम दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एकलव्य अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन हैं, तो वह है प्रणय खरे, जो कि घुड़सवारी से संबंधित हैं और भोपाल जिले के निवासी हैं। प्रणय खरे ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत को अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 यहाँ पर पदक दिलाए हैं प्रणय खरे ने। तो याद रखिएगा प्रणय खरे के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एनटीपीसी रेलवे के लिए और ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, आयकर, निगम कर, जीएसटी या फिर ये सभी। आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, सही आंसर यानी कि जो जीएसटी कर है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। अब हम आपको अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में भी सिंपल वे में जानकारी दे देंगे। देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। यह कर वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, यानी कि वस्तुओं को जब आपूर्ति की जाती है तब उस पर कर लगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कई बार प्रश्न पूछा गया वस्तुओं के उत्पादन पर, तो वस्तुओं के उत्पादन पर कर नहीं लगाया जाता जीएसटी वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता, ठीक है। जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ऐसे याद रखिए, 101 रुपए का कन्यादान, ठीक है। तो कन्यादान पैसों के लिए करेंगे और पैसों से संबंधित जीएसटी है, तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए किया गया था। अब देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो जैसे कि हम हैं, हमारे द्वारा ही जिनको भुगतान किया जा रहा है डायरेक्ट जा करके, वो सब प्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे कि आयकर है, अपना इनकम टैक्स है, तो इनकम पर अपने जो टैक्स लगता है वो हम जा करके खुद जमा करते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में। निगम कर भी हम खुद भरने जाते हैं। जबकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कि आपने पार्ले जी का पैकेट खरीदा, मान लीजिए पार्ले जी की ओरिजिनल कॉस्ट है 3 रुपये, लेकिन आपको 4 रुपये प्रदान करने पड़ते हैं या 5 रुपये देने पड़ते हैं, तो वो आप दुकानदार को देते हैं, ना कि इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के देते हैं। फिर वो दुकानदार अपने आप जाकर के इनकम टैक्स ऑफिस में देता है या फिर क्या करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके द्वारा जो कर दिया गया पार्ले जी पर, वो आपने अप्रत्यक्ष रूप से दिया सरकार को, ठीक है। आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने सरकार को दिया। तो जो कर हमारे द्वारा डायरेक्ट पे किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने पे किया, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जीएसटी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है। फेजेंडा, पंपास, सलवास या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। तो देखिए, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में कौन सा है, तो भारत में जो कर्नाटक राज्य है वो पहले स्थान पर है कॉफ़ी के उत्पादन में। साओ पोलो, कई बार प्रश्न पूछा गया, तो साओ पोलो को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार स्टैटिक का प्रश्न बनकर क्या है कि साओ पोलो को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध मैथिली शरण गुप्त से नहीं है। नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा। भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा या फिर हुंकार। आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी जो हुंकार नामक पुस्तक है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो किसकी है, देख लेते हैं। हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। वही मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है। ली कॉर्बूसियर, राम सुधीर, लुटियंस या फिर चिरंजीवी। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि राम सुधीर ने जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया, ठीक है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये तो आपको पता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया था कि गुजरात के किस स्थान पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। हालांकि ये कल का प्रश्न नहीं है, 3-4 दिन पहले का प्रश्न है। पिछले 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आई है, माफ़ी चाहते हैं आप सबसे। कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से हम जो है वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज से आपकी वीडियो लगातार आना शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट भी आपके लगातार आने शुरू हो जाएंगे। एक नए स्पेशल लेवल पर हम प्रैक्टिस सेट को लेकर के आने वाले हैं। देखिए, तो देखिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है। सही आंसर रामतनु पांडे, पी के शुक्ला, नाइस सर, शैलन चौधरी ने बिल्कुल बहुत सही जानकारी
जानकारी दी है, सीमा माकड़े ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, चंचल परमार ने बहुत सही जानकारी दी है, सुनील कुशवाहा ने बहुत सही जानकारी दी है, रामतनु पांडे ने, जो राणा देवार ने यहाँ पर रामतनु पांडे बताया है। उसके बाद में ज्योसच नावड़े ने यहाँ पर रामतनु पांडे बताया है, माइकल एंजेलो ने रामतनु पांडे बताया है, शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही जानकारी दी, राहुल मालवीय ने सही बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने सही बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने, नीरज को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पूजा दांगी ने सही बताया है, नीतू कोरी ने बिल्कुल सही बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने सही बताया है। उसके बाद में बात करते हैं, सचिन पारासर ने बिल्कुल सही बताया है और रश्मि साहू ने बिल्कुल सही बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए आज का प्रश्न है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस क्या है। शुरू में ही हमने आपसे पूछ लिया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। चलिए एक हिंट आपको दे देते हैं, जिस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है उसी दिन माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब तो आप समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। बाकी आपको बता दें कि एनटीपीसी रेलवे की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो एनटीपीसी रेलवे CBT 2 में 55 से 60 के बीच में अगर SC ST OBC के नंबर हैं तो आप CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए मेंस की। और उसके बाद में अगर जनरल की बात करते हैं 60 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए शुरू में ही बता दिया गया था जब एनटीपीसी ने अपना जो है लीगल डॉक्यूमेंट जारी किया, तभी बता दिया था कि CBT 1 में जो प्रश्न हैं वो सिंपल आएंगे, CBT 2 में प्रश्न तो उसी मतलब वही होंगे, उसी सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। यानी CBT 1 में 100 प्रश्न आए हैं, सिंपल प्रश्न आए थे, CBT 2 में 120 प्रश्न आएंगे और थोड़ा कठिन प्रश्न आएंगे। तो उन्हीं प्रश्नों का लेवल यहाँ पर लेकर के हम चलेंगे। जैसे कि आज दोपहर में 12:30 बजे आपके सामने इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रश्न आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो आपके MPPSC 2021 को कवर करेंगे, MP पुलिस को कवर करेंगे, MP SI और CBT 2 NTPC को कवर करेंगे। तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि आपने देख लिया MPPSC में भी प्रश्न जो हिस्ट्री के थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के आए थे। तो ऐसे प्रश्न आपके MP पुलिस में भी पूछे जाएंगे और CBT 2 में तो हाई लेवल के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, क्योंकि पहले ही बता दिया है रेलवे ने, ठीक है। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को देखना मत भूलिएगा। दोपहर में 12:30 बजे आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि रोज दोपहर में 12:30 बजे आपके लिए NTPC CBT 2 SSC GD और MPPSC इन सभी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और सुबह 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो डेली बेस पर लेकर के आते रहेंगे। कोई गैप नहीं होगा, जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।